सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप ईच एंड एवरीवन इज बीइंग बेटर एंड आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आई एम अभी शर्मा एंड आप लोग का मैं स्वागत करता हूँ अपने एक नए लेक्चर में। जो हमारा लेक्चर होगा द्विघात समीकरण का, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो सबसे पहली बात तो हम ये बता दें कि हम क्या पढ़ाते हैं। यहाँ पे हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और हम जितने भी 10th जो 2025 में एग्जाम देने वाले दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, उन लोगों के लिए हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को, फिर बातें बीच में होती रहेंगी। तो देखो, इसे प्रीवियस लेक्चर की बात अगर हम लोग कर लें तो प्रीवियस तो हम लोगों ने क्या पढ़ाया था। हम लोगों ने पढ़ा था पूर्ण वर्ग विधि किस तरह से आता है और श्रीधराचार्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ चला था। आज जो हम पूरी की पूरी तरीके से गुणनखंड विधि को सीख लेंगे। ठीक है, और लिटरली बता रहा हूँ, गुणनखंड विधि जब आप आ जाएगी आपको, तो फिर आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ज्यादा नहीं पड़ेगी। जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन क्या होता है, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो उसमें आप श्रीधराचार्य भी लगाओगे ना, तो वो भी आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 3 4 ऐसे करके कुछ वैल्यू दिए हुए, 10 तक वैल्यू दिए, 20 तक वैल्यू दिए हुए। ठीक है, 10 से 20 तक के वैल्यू दिए हुए हैं, 1 2 कुछ भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो उस कंसेप्ट में आपका क्या होगा कि वहां पे अगर आप सीधे धारा 4 लगाओगे ना, तो आपको ठीक है, कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो बन जाएगा, बट अगर फैक्टराइजेशन आपको आती है तो वो आपके लिए और बेटर सिद्ध होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहां पे आप जो है उससे भी जल्दी आप आंसर निकाल सकते हो। और एग्जाम देना, एग्जाम में हमें क्या करना है कि शॉर्टकट अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो वो बात है। अब बात कर लेते हैं हम कि श्री धाराचार्य के बारे में। श्री धाराचार्य के बारे में मैंने आपको वैसे एक फॉर्मूला डेरिवेट करके बताया था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। ये हमने एक फॉर्मूला बताया था। इसके अंदर मैंने आप लोग को कुछ नहीं बताया था। तो आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा, सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं। ठीक है, बोल सकते हैं, और एकदम सिंपल सा टॉपिक है। और वो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। मैं सोच रहा हूँ कि अब शॉर्ट्स के फॉर्म में जो है आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे मैं करा करके आपको भेज दिया करूँ। ठीक है, डेट को रहने दो। अपने लोग गुणनखंड विधि पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं थोड़ा सा प्लानिंग कर रहा हूँ। ठीक है, बट क्या होता है ना कि खुद से ही एडिटिंग और वो सारी करने में थोड़ा सा लग जाता है, बट कोई ना। तो देखो, सबसे पहली बात कि हम जो है चाहते हैं क्या कि अब शॉर्ट्स जो है, ठीक है, जैसे छोटे छोटे वीडियो, उसमें हम कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों को कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि क्लास लेक्चर में जो है, मैं जानता हूँ क्रैश कोर्स है तो मैं फास्ट में कर सकता हूँ, बट क्या होता है ना कि अगर बेसिक से आप उठा रहे हो तो फिर बच्चों को समझ आएगी, जो भी स्टूडेंट आपके उन लोगों को समझ आएगी। ठीक है, इसलिए मैं वहां से स्टार्टिंग करता हूँ, जीरो लेवल से। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग जितने ही चैप्टर मेरे से पढ़े, ठीक है, एक ही चैप्टर मेरे से पढ़े, बट वो बहुत बेटर तरीके से पढ़े, फिर उनको दोबारा पढ़ने की उन चीजों को जरूरत ना पड़े, इस तरह से। और सब ऑब्वियस ही बात है, मैथ है तो मैथ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो सिंपली बता रहा हूँ कि जब भी मैं चैप्टर कंप्लीट करता हूँ, चैप्टर बताता हूँ, कोई सा भी टॉपिक बताता हूँ, तो आप जाके बुक में उसे ढूंढो और उसके बाद उस चैप्टर को एक बार उस चैप्टर के क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करनी। ठीक है, इंक फिलिंग हो रही है, हो चुकी है, तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे ही अपना लेक्चर। तो देखो, गुणनखंड विधि की बात हम लोग कर लेते हैं कि आखिरकार गुणनखंड विधि क्या है, कैसे होता है और किस तरह से वो चलता है। तो जब बात आ जाती है गुणनखंड विधि की, तो देखना, गुणनखंड विधि, ठीक है, ये हमारा गुणनखंड विधि है। तो सबसे पहले तो द्विघात समीकरण क्या होता है और उसे हम कैसे पहचानेंगे, वो सब आपको पता होगा। बेसिक सा था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो वो आपको पता होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो हम ले लेते हैं, 7x² प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, 7x² प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्या है कि हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए तो हम श्रीधराचार्य से भी कर सकते हैं, मेरी बात को समझे। सॉल्व करने के लिए तो हम श्रीधराचार्य से भी कर सकते हैं, बट हम इसको गुणनखंड विधि से करेंगे। कैसे करेंगे देखना, समझ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ स्टेप्स लिख देता हूँ जिसमें आप लोगों को क्या होगा, हेल्प मिलेगा। पहला स्टेप क्या होगा
कि देखो इसको अगर हम इस तरह से कंपेयर कर लें, इस समीकरण से अगर हम कंपेयर कर लें इस चीज को, ठीक है, तो अगर हम इस समीकरण से कंपेयर करें तो ये क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। एक मानक समीकरण जो हम लोग का होता है, ठीक है, एक मानक जो मानक जो होते हैं, मानक मतलब हम लोग जो माने हुए हैं, एक स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड उसका है, ठीक है। तो अगर हम इसको कंपेयर कर लें तो यहाँ पे ए के जगह पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ए के जगह पे हमें कितना देखने को मिल रहा है, 7 देखने को मिल रहा है। बी की बात कर ले तो बी के जगह पे हमें कितना देखने को मिल रहा है, 3 देखने को मिल रहा है। और सी की बात कर ले तो सी के जगह पे हमें कितना देखने को मिल रहा है, -4 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो एक स्टैंडर्डाइज यूनिट था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो हम लोग माने हुए थे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है एक बार, तो इससे हमने उस इक्वेशन को कंपेयर कर दिया। तो कंपेयर जब किया तो हमें पता चला कि ए जो है वो 7 है, बी जो हमारा 3 और सी जो हमारा -4 है, ठीक है, इतना कंप्लीट है। फिलहाल के लिए बता दूं ये सब गुणनखंड विधि का पार्ट नहीं है, बट आप लोगों को मैं यहाँ पे बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप क्या, इसीलिए इन चीजों को आपको समझना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई सी कर देंगे। यहाँ पर जो भी ए रहेगा, ए का वैल्यू कितना है, मतलब ए का वैल्यू कितना है 7, और मल्टीप्लाई करेंगे सी का मान कितना है -4। देखो यहाँ पे मैंने मैच करा है, सी का मान कितना है -4 है, तो माइनस को छोड़ो, डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 है, ठीक। आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, ठीक है, मेरी बात को समझना, मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख रहा हूँ, जो स्टेप्स मैं फॉलो करूँ, ठीक है, और इसी स्टेप से जो है आपका गुणनखंड विधि एकदम सिंपल फॉर्मेट में सॉल्व होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, क्लियरली विजिबल है देखिए, हाँ ठीक, तो वो चीज समझ रहे हो। तो ये जो स्टेप्स मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, स्टेप्स, स्टेप 1 है, ये स्टेप्स 2 होगा, इस स्टेप्स को फॉलो करके हम गुणनखंड विधि को सॉल्व करेंगे। वैसे देखो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर ये स्टेप आपको जानने की जरूरत नहीं है, मतलब कहीं पर भी आपको लिखने रिराइट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट क्या है ना कि अभी आपको समझना है, और इस समझने के लिए जो है आपको ये स्टेप्स जानने जरूरी है। तो पहला स्टेप तो हमारा क्या हो गया कि ए को मल्टीप्लाई कर देंगे सी से, जो इक्वेशन में हमारा ए कितना है 7 है, और बी के सी के जगह पे कितना है 4 है, तो 7 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, ए सी जो आएगा, ठीक है, ए और सी का मल्टीप्लाई किया ए सी, उसका फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर, सॉरी, गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। अब कैसे, हाउ, तो देखो यहाँ पे एसी था, एसी का वैल्यू कितना आया था 28 आया था, यहाँ पे देखो ना ए मल्टीप्लाई बराबर एसी हो गया ना, ए और सी का मल्टीप्लाई किया तो 28 आया था ना, और इस क्वेश्चन से भी हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे, निकाल 2 से 24, 2 से 7 आ गया, तो हमारा जो गुणनखंड आया 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आया, ठीक, 2 स्टेप हो गए। अब लास्ट 3 स्टेप, 3 स्टेप क्या है कि स्टेप 3, एसी के गुणनखंड को इस तरह जोड़ना या घटाना है, दो ऐसी संख्या में जोड़ना है, दो ऐसी संख्या में जोड़ेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाली से बेटर है बी प्राप्त हो जाए, बी मिल जाए। मेन स्टेप बस यही है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि देखो मैंने क्या लिखा है कि एसी जो होगा, ये जो एसी हमने यहाँ पे माना है, हाइपोथेटिकल एक मान रहे हैं हम लोग, ये जो हमारा एसी है, एसी कितना था 28 का जो फैक्टर होगा, इस फैक्टर को हमें दो ऐसी संख्या में तोड़ना है, यहाँ पे 3 संख्या है ना, दो ऐसी संख्या में बनाना है जिसको जोड़ने या घटाने पर हमारा 3x आया, +3x आ गया,
कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो दो ही पार्ट में हमें तोड़ना है, या तो जिसको जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए। यहाँ पे देखो अगर हम इस दोनों को लेते हैं 7 और 2 को लेते हैं तो 7 2 14 हो जाएगा। 14 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 14 में से अगर 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 12 सॉरी, ठीक है। तो ये तो हमारा नहीं होगा। मतलब अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 2 और 2 का। तो 2 और 2 को जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये 7 है। तो ये जो 7 और 4 है, ठीक है, 7 और 4 जिसको हम 7 और 4 बोलते हैं, ठीक है। तो इस 7 और 4 को, तो 7 और 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन 7 में से अगर 4 को हम घटा देंगे तो ये बीच वाला 3 आ रहा है। सिंपल सा देखो ना, मैं क्या बोला, तीसरा स्टेप यही है कि जो एसी होगा, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसको क्या करेंगे, ऐसी संख्या में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर हमें बीच वाला संख्या मिल जाए, बी मिल जाए। तो क्या होगा, यहाँ पे एसी आया था। अब एसी में हमने क्या किया कि पहले तो हमें इस दोनों का पेयर बनाया, ठीक है, इस दोनों का पेयर बना लिया। तो 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, मतलब 14 होगा। और 14 में से जो है, और यहाँ पे बच गया 2, तो 14 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 होगा। और 14 में से 2 को अगर घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो दैट्स नोट, ये बीच वाला संख्या नहीं है। फिर वही उसी प्रकार हम 7 को इधर रख लेंगे और इस दोनों को 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 एक हो गया, एक संख्या 7, और दूसरी संख्या 2 और 2 4 हो जाएगा। तो 7 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। लेकिन 7 में से 4 को अगर घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, जो कि हमारा बीच वाला संख्या आ रहा है। मतलब हमें क्या करना है कि एक संख्या 7 लेना है, दूसरी संख्या 4 लेनी है, और दोनों को क्या करना है, घटाना। समझ में आया? यहाँ पर जो है हमारा फाइनल स्टेप जो था, इसमें क्या होगा, 7 एंड 4 आएगा। बस यही है। इसके बाद का स्टेप एक बार करोगे सब समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसको आप लोग बनाते टाइम मत करना, ठीक है। बट मैं ऐसे ही आप लोग को समझाने के लिए ये चीज कोशिश किया हूँ कि मैं आप लोग को समझा दूं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस गुणनखंड विधि के इस क्वेश्चन के। तो पहला स्टेप हमने कर लिया है, ये स्टेप हमें करना होता है और ये हमने कर लिया है। तो इतना हमें पता चल गया है कि इस बीच वाले संख्या को हम तोड़ के क्या क्या लिखेंगे, 7 और 4 के फॉर्मेट में लिखेंगे। और क्या करेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं, हमने बता दिया कैसे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7x² हो ही है ये। अब ये जो बीच वाला संख्या है, इस बीच वाले संख्या को, इसको हम तोड़ करके इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम या तो इस तरह से लिखेंगे, +7x - 4x, क्योंकि घटाना था हमने देखा, ठीक है। और -4 बराबर 0। यहाँ मैंने कैसे लिखा समझ में है, कैसे लिखा। तो पहला स्टेप तो ये था कि ए और सी को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसका फैक्टर निकाला। और तीसरा स्टेप हमने बताया था कि ये जो ए और सी का फैक्टर है उसको कोई दो ऐसे नंबर में तोड़ो जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाए, ये हमें 3 आ जाए। इसको हमने ऐसे तोड़ा, 7 और 4 को मैंने ऐसे तोड़ा, 7 में से 4 को घटाओगे तो 3 आ जाएगा। और 7 में अगर 4 को जोड़ते तो क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। तो वो हमें आना नहीं, 7 में से 4 को घटाना ही था, तो हमने घटा लिया। समझ रहे हो? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, वैसे जब क्वेश्चन बनाओगे तो धीरे धीरे समझ आओगे, लेकिन एक थोड़ी सी छोटी सी बात बता रहा हूँ। इसका जो पॉजिटिव में था इसीलिए यहाँ पे बड़ा संख्या पॉजिटिव में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर निगेटिव रहता तो बड़ा संख्या निगेटिव में लेते, इसको पॉजिटिव में लेते, ठीक है। वैसे क्वेश्चन बनाओगे तो समझ आ जाए। अब देखो यहाँ से बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं लेना, मैं बता रहा हूँ ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्या करना है, 2 का पेयर बन चुका है, इसमें जो है और इसमें 2 है। अब इस दोनों में क्या करेंगे, कॉमन देखो क्या है, कॉमन देखो, कॉमन क्या, कॉमन निकालो, कॉमन निकालो। कॉमन निकालेंगे तो देखो ये जो 7 है, इसमें भी 7 है, तो इस दोनों को हम निकाल सकते हैं। और इसमें 2x है, x² का मतलब 2x, और यहाँ पे 1x है, इसमें से x को भी निकाल सकते हैं। तो 7 और x को जब हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 7 भी हट गया, एक x भी हट गया, तो दूसरा कितना बच गया, एक x बच गया। यहाँ पे बस x प्लस, ठीक है, बीच में प्लस कर देता। यहाँ से 7 उठा लिए, x भी उठा लिए, तो कितना बच गया, 1 बच गया। अब यहाँ पे देखो बीच की इस वाले की बात करें, यहाँ पे बस ओनली 4 कॉमन है, तो माइनस के साथ हम क्या करेंगे, 4 को खींच लेंगे, ठीक। माइनस के साथ जब हम 4 को खींचेंगे तो ये फिर x + 4।
अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन आएगा कि भाई यहाँ पे x माइनस फोर था, यहाँ पे प्लस। जब हमने माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लिया है, तो इससे इसका मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए x में आ जाएगा प्लस, और इस माइनस से इस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे प्लस आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे माइनस था, लेकिन माइनस जब हमने माइनस चार कॉमन लिया, चार तो था ही, लेकिन उसके साथ माइनस भी हमने कॉमन लिया, क्योंकि हमें इस दोनों को मिलाना था। ठीक है, यहाँ पे फोर, सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ पे वन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पर जो था हमें ये मिलाना था, प्लस में लाना था इसको, यहाँ पे प्लस में लाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले जाएंगे। ठीक, अब देखो फिर से क्या करना है, देखो यहाँ ये और ये कॉमन है, इस दोनों को एक साइड रखो, x प्लस वन रख लिए एक साइड। ठीक, और फिर 7x माइनस फोर बराबर जीरो। अब ये कहाँ से आए, तो ये जो बच गया था और ये बच गया था, वो मैंने लिख दिया, जैसे 7x था 7x प्लस में, और माइनस फोर था माइनस फोर माइनस के साथ। ठीक है, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमने देख लिया कि x प्लस वन एक आया और दूसरा है 7x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो के बराबर है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा। ये जो x प्लस वन आया है इसको क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे, क्योंकि दोनों ही जीरो के बराबर है। हम ये करेंगे x प्लस वन बराबर जीरो। ठीक, और 7x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस वन अगर जीरो के उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस वन एक आएगा, और अगर 7x बराबर हम कर दे तो क्या आ जाएगा, माइनस फोर इधर जाएगा तो प्लस फोर हो जाएगा, और x बराबर डायरेक्ट निकालेंगे तो फोर अपॉन सेवन हमारा आंसर आएगा। ये जो x बराबर हो गया हमारा वैल्यू, एक हो जाएगा फोर अपॉन सेवन। ठीक है, एंड एक हो जाएगा माइनस फोर, ये हमारा आंसर हो, यही है गुणनखंड विधि। तो इस वजह, इस विधि से जो है हम लोग गुणनखंड विधि से हम निकाल सकते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार रिपीट करते हैं, कैसे रिपीट करेंगे, देखो सबसे पहला स्टेप, ये हमें एक समीकरण दिया हुआ है। ठीक, इसका बोला है मूल निकालने के लिए, मूल मतलब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, तो गुणनखंड विधि हम सीख रहे हैं, कैसे करेंगे, 7x स्क्वायर प्लस 7, इसको मैंने बस यहाँ पे कंपेयर आप लोगों को समझाने के लिए किया, इसको आप लोग को लिखना नहीं है। ठीक है, नोट में लिख सकते हो बट एग्जाम में नहीं लिखना। तो यहाँ पे मैं क्या किया, a के बराबर 7 है, b के बराबर 3 और c के बराबर 4 है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि a और c को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई किए उसके बाद उसका फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे, जो भी उसका फैक्टर होगा उस फैक्टर को इस टर्म में तोड़ेंगे कि उसको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, ये हमारा बीच वाला संख्या आ जाए। तो जब हमने देखा तो 7 और 4 आया, तो 7x को प्लस कर दिया और माइनस 4x कर दिया। ठीक है, क्योंकि 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, लेकिन 7 में से 4 को अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यही तो 3 हमारा यहाँ पर था, वो 3 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें, कॉमन निकाले, इस दोनों से कॉमन निकाले और इस दोनों से कॉमन निकाले। इससे जब हमने कॉमन लिया तो 7 भी कॉमन आया था, x भी कॉमन आया, तो 7x कॉमन लिया, कितना बच गया x, और यहाँ पे सब कुछ कॉमन आ गया था तो बोला 1 बच गया। माइनस यहाँ पे 4 कॉमन लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या गया, x प्लस वन, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया था इसीलिए यहाँ पे साइन बदल गया। सीधा याद रखना, माइनस जब भी कॉमन हो जाएगा सबका साइन बदल जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, बराबर जीरो। अब यहाँ पे ये दोनों कॉमन था, x प्लस वन, तो उसको उठा लिए, बच क्या गया 7x माइनस फोर, उसको एक ब्रैकेट में लिख दो, एक ब्रैकेट में इसको, एक ब्रैकेट में इसको। अब दोनों को जीरो के बराबर कर दो, बराबर कर दिया, आंसर हमारा सामने। ठीक है, तो आई होप ईच एंड एवरी स्टेप इज एकदम क्लियर, एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर, आप लोग को समझ में आया होगा, कोई डाउट भी नहीं रहा हो। ठीक है, और मैंने एकदम आराम से बताया, एकदम धीरे धीरे कि भाई समझ में आ जाए। ठीक है, पूरे 20 मिनट्स के अप्रॉक्स मुझे लगे होंगे। ठीक है, 20 मिनट के अप्रॉक्स लगे, 20 मिनट हाँ बोल सकते हैं। तो उतने में मैंने आपको समझाया, बस ओनली एक क्वेश्चन एक मेथड, सवाल आते हैं दो तीन आ जाते हैं इसलिए। तो आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करना। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर होती है तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलो अब जो है हम अगले स्टेप, अगले तरफ चलते हैं, विधि की तरफ। गुणनखंड विधि इस तरह से क्लियर हो जाता है। इस स्टेप्स को लेके याद रखना, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन बनाते टाइम आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, और बहुत सारी चीजें इसमें बेसिक्स जो नॉलेज होती है मैथमेटिक्स में, वो सब आई गेस की आपको पता होनी चाहिए, समझ भी होनी चाहिए, और
उन चीजों का नॉलेज भी होना चाहिए। ठंड की वजह से जो है इंक जम जाता है ऊपर, पता है आप लोगों को। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर बताना। ठंड के मौसम में चापाकल का पानी गर्म क्यों लगता है, बल्कि गर्मी के मौसम में तो हमें ठंडी लगती रहती है उसमें, वाई? रीजन ढूंढ के बताना, ठीक है, कमेंट कर देना। तो चलो, गुणनखंड विधि हमारा फाइनल हो गया। अब हम आ जाते हैं श्रीधाराचार्य विधि से, क्योंकि इससे पहले हमने क्या किया था, 4 नंबर विधि कर लिया था, तो अब हम श्रीधाराचार्य पे आ जाते हैं। श्रीधाराचार्य में जो मुझे ज्यादा डिस्कशन करना नहीं है, ठीक है। श्री धाराचार्य, इसमें जो है हमें ज्यादा डिस्कशन करना नहीं है। डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2l, ठीक है। ये बस हमारा एक फॉर्मूला होता है। इसमें एक चीज याद रखने वाली है, क्या याद रखने वाली? गुणनखंड विधि जो है हमेशा लागू नहीं हो सकती, श्रीधाराचार्य मेथड भी है हमेशा लागू, कुछ कुछ केस में वो नहीं लागू होती। फिलहाल के लिए हमें उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन एक जो क्वेश्चन आते हैं बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक चीज वो हम बता रहे हैं। यहाँ पर जो होता है एक बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, ये इसको हम डी बोलते हैं, ठीक है। ऐसी सिंपली याद रखना, डी बराबर एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का, ठीक है। अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो इसके बोला जाता है, हिंदी को बोलते हैं विविक्ता, ठीक है, विविक्ता। इसलिए हम लोग इंग्लिश में ओनली डी याद रखते हैं। इस डी का चिन्ह कैसे होता है, ठीक है। अगर ये डी बराबर 0 आ जाए और ये डी ग्रेटर देन, सॉरी, डी जो है ग्रेटर देन होने दें और डी जो है ये स्मॉलर देन, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं इसका मूल, मूल प्रत्यय। सबसे पहली बात, डी अगर 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है, डी जो है 1 से छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा हो, जब ये 1 से छोटा हो गया मतलब 0 में चला गया या माइनस में चला गया, तो वो हमारा रियल होगा नहीं, यो अवास्तविक हो जाए, अवास्तविक, अवास्तविक। मुझे लग रहा है कहीं पे अवास्तविक मैंने गलती किया यार, सॉरी। अगर डी जो है हमारा 1 से छोटा होगा, अगर डी हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, तो इस केस में जो है मूल की प्रकृति वास्तविक में होगी और क्या होगी, समान होगी, समान बोले तो इक्वल। और अगर हमारा डी बराबर 0 होगा तो सॉरी सॉरी असमान होगी, असमान। और डी बराबर 0 होगा तो ये होगा वास्तविक, वास्तविक और समान। ये बस एक चीज आपको याद रखनी है। इसका यूज कहाँ होता है, मन में आएगा डाउट कि भाई साहब इसका यूज कहाँ करेंगे। तो देखो, इसका यूज सिंपल सी लॉजिक है कि अगर हमें यूज करना है किसी भी फॉर्मूले का तो उसका यूज कहाँ होगा, तो इस, जैसे कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, हम पहले एक बार डी चेक कर लेंगे। अगर डी हम देखेंगे कि 1 से छोटा आ रहा है, ठीक है, इन एनी केस डी हम देखेंगे कि 1 से छोटा आ रहा है, तो जब हम देखेंगे कि डी 1 से छोटा आ रहा है, भाई इसका सॉल्यूशन अवास्तविक होगा, ठीक है। वैसे आपके सिलेबस में ये चीज नहीं है, 11th के सिलेबस में ये चीज, ठीक। अगर डी बराबर के 0 के आ गया तो आप समझ जाना
एक आंसर निकालेंगे और वही सेम कॉपी करके लिख देंगे, वो हमारा दूसरा आंसर होगा, क्योंकि वास्तविक भी होगा और समान होगा, इक्वल होगा। अगर डी ग्रेटर देन वन, सॉरी हाँ डी जो है ग्रेटर देन वन हो जाए, एक से बड़ा आ जाए, तो समझ जाना कि वास्तविक भी होगा और असमान भी। ठीक है, तो ये एक चीज बस आप लोगों को ध्यान रखनी है द्विघात समीकरण में। और द्विघात समीकरण में भी किसका, तीसरी धाराचारी के बात का। नोट डाउन कर लो आप लोग इसको। जीरो, दैट्स बेटर। वन पॉजिटिव है, जीरो एकदम न्यूट्रल कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो बस ये चीज है। अब बात कर लेते हैं हम किस चीज की, तो अगर हम बात कर लेते हैं तीसरी धाराचार्य मेथड की। ठीक है, आगे तो देखना, ये श्री धाराचार्य का एक मेथड था, इससे हम क्या कर सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा हो चुका है, डन। और एक फॉर्मूला है बस। अगर बोलोगे आप लोग कि इससे एक सॉल्यूशन करके दिखाओ, तो 7x प्लस 3x4। देखो एक फॉर्मूला एक था हमारा क्वेश्चन, मान लो 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0, पुराना ही क्वेश्चन है। इसमें एबीसी आप लोग जानते ही है, प्रीवियस हम कुछ देर पहले ही बताए हैं, तो एबीसी आपको पता होगा। डायरेक्ट हम फॉर्मूला निकालेंगे x बराबर, सबसे पहले डी निकाल लेते हैं। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, निकाल ली। अब क्या होगा, बी का वैल्यू कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 7 इंटू सी कितना था, -4। ठीक, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 चौक 16, 16 सत्ते 119। ठीक है, तो 4 चौक 16, 16 सत्ते 119। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो 119 प्लस 9 हम कर देंगे, और तो ये हो जाएगा 9 9 18, 128, 128 के अप्रोक्स में आ जाएगा। वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो ये 112 प्लस 9, तो 9 जो 11 121 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम x निकाल लेंगे, अब इसका जो है 121 आ गया। तो यहाँ पे एक चीज देखना कॉमनली, ये चीज अगर जो है ये हमारा d जो है, मतलब 121, सॉरी इसको कंपेयर ऐसे कर लो, 121 जो है ग्रेटर देन 0 है, इसका जो मूल होगा, मूल कैसा होगा, वास्तविक भी होगा, वास्तविक भी होगा और असमान भी होगा, असमान। ठीक है, ये इस चीज का फायदा है, तो हमें पता चल गया कि मूल जो होगा, इसका सॉल्यूशन जो होगा वो वास्तविक भी होगा और असमान होगा। अब इस सीधी धाराचार्य को लगा दो, इस पे क्या हो जाएगा, x बराबर, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, -b मतलब -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c। देखना एक चीज बता रहा हूँ, बार बार कैलकुलेशन मत करना। अगर एक बार किसी फॉर्मूले में ये चीज आप निकाल चुके हो, डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4c की जगह पे पुट कर दो रूट 1 to 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की जगह पे कितना था, 7। ठीक, -3 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, तो -3 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 14 और -3 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, तो -3 और 11, 11 से 14 अपॉन 14, -14 अपॉन 14 हो जाएगा, इसका वैल्यू -1 आएगा। और इसकी बात कर रहे हैं तो 11 में से 3 गया तो 8, 8 अपॉन 14, तो इसको 60, 4 अपॉन 7। देखो दोनों आंसर सेम आया। तो आई होप कि आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, थोड़ा सा, सॉरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, यहाँ पे बस थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, बाकी कुछ। तो ये हमारा आ चुका है। तो इस तरह से हमने देखा कि से धाराचार्य मेथड भी बन जाएगा, जो भी क्वेश्चन जिस तरह का देगा बना लेना। अब बात कर लेते हैं हम अगले
कुछ कुछ क्वेश्चंस की, कुछ कुछ बातें की, कुछ कुछ लॉजिक्स। थ्योरी तो मैंने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन किस टाइप का है, ठीक है, वो हम कर लेते हैं। मिटा रहे हैं इसको आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन किस तरह से, अब जो है ये स्लाइड जो होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, बता रहा हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया है, ठीक है, सेम टू सेम डिट्टो उस पे अब जो है मैं लैंग्वेज प्रॉब्लम बना के कुछ कुछ दूंगा, ठीक है, जिससे जो है आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इंक पूरा जम गया है यार ठंड की वजह से, इस वजह से इतना टाइम भी लगा। बाहर इतनी ज्यादा ठंड है कि चलो, तो अब जो है फाइनलाइज हो चुका है ये सब चीजें, हमने सारे मेथड पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया। अब आपको जो है समीकरण में कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं, अब बस एक ही है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम जो है दो चार वाले रखे एक समीकरण के साथ ही मैं एक साथ इंक्लूड करके आपको सारे वर्ड प्रॉब्लम एक दिन का क्लास लूंगा मैं, उस पर आपको सारे के सारे ट्रिक्स के साथ बता दूंगा, ठीक है, कि जब भी लैंग्वेज में ये आ जाए तो आपको क्या करना है, लैंग्वेज में वो आए तो आपको क्या करना है। अगर इसके क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन टाइप की बात कर लें, ठीक है, क्वेश्चन टाइप्स की बात कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका, क्वेश्चन अगर बनाएगा मूल की प्रकृति बताए, मूलों की प्रकृति बताए, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। आपको इसको सॉल्व कर कैसे करना है, आपको इसको सॉल्व करना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला था, निकालेंगे और कंडीशन से, और कंडीशन से आंसर लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कोई सा भी समीकरण दे देगा, डैश है डैश, यहाँ पे डैश है, कोई समीकरण दे दिया और उस समीकरण में आपको बोल रहा है कि मूलों की प्रकृति बताएं, आपको कैसे सॉल्व करना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे और उसके जो कंडीशंस मैंने आपको बताए थे दो तीन, कि डी बराबर 0 होगा तो वास्तविक और समान होगा, उस तरह से और बस आंसर लिख जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन किधर आएंगे, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टकराएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर इसके दूसरे क्वेश्चन टाइप की बात करेंगे तो कोई डैश 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 समीकरण दे देगा और बोलेगा गुणनखंड विधि से सॉल्व करें, गुणनखंड विधि से सॉल्व करें, ये आपको क्वेश्चन 2 मार्क में आ सकता है, ठीक है। अगर तीसरे क्वेश्चन टाइप की बात करें तो डैश 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 लिख देगा, आपको बोलेगा श्री धाराचार्य विधि से सॉल्व करें, सॉल्व करें या फिर पूर्ण वर्ग विधि से। मूल ज्ञात करें, ठीक है, ये आपका 5 मार्क के लिए हो जाएगा, ठीक। अगर बात कर लेते हैं और क्या बात करते हैं, और क्वेश्चन टाइप की अगर हम बात कर लें, और आपका क्वेश्चन किस तरह से बना सकता है, और अगर आपके क्वेश्चंस को बनाया जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड किया जाएगा, अगर बताया जाएगा, हम देख ही लेते हैं कुछ भी क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो टाइप होगा वो डैश करके या फिर बताएगा कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है बताएं, ठीक, ये आपको दे देगा। इसमें आपको करना क्या था, मैंने बताया था आपको करना एक ही चीज था कि देखो कि वेरिएबल का पावर मैक्स
अधिक 2 होना चाहिए, ये मैंने बताया था। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन टाइप, ये हो गया। और क्वेश्चन टाइप जो अभी तक मैंने बताया उस पे कैसे आएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए आएंगे, ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आएंगे, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद भी और अगर आपको क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे पूछेगा कि क्वेश्चन टाइप 5 में ऐसा 10 का मूल 10 है, जांच करें। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि कोई सा भी, जैसे कोई किसी भी विधि से मूल निकाल कर चेक कर ले, ठीक है। एक मेथड ये हो गया। अगर लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा था, और अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो क्या करेगा, अगर आपको मूल दिया है, मूल का मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू 0 कर दें, तो आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव के रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना है, पुट करके निकालना आंसर, ओके। अगर बराबर 0 आ गया तो आपका है, और अगर नहीं आया, सिंपल लैंग्वेज में लिख ही देता हूँ कि जब मूल की बात की जाएगी, ठीक है, तो किसी मूल से वेक्टर चेक कर, या फिर अगर पुट करके समीकरण अगर बराबर 0 आ गया, मूल है, और अगर समीकरण बराबर नोट 0 मूल नहीं है। बस इस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, आप जाके देखना क्वेश्चन बैंक, ठीक है। एक चीज और भी इसमें नोटेड पॉइंट है, ठीक है, नोट करके मूल और विविक्तर, ठीक है, मूल और विविक्तर बोले तो डिस्क्रिमिनांट बोले जाते हैं, तो दोनों अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग धोखा मत खा जाए, ठीक है। तो बस दोनों अलग है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि दोनों अलग हैं, ठीक है, डिफरेंट है, अलग है, ठीक है। तो बस ये, तो अभी तक का जितना भी मैंने थ्योरी करा है, उस थ्योरी पे आपको इस टाइप के लैंग्वेज बना करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और आप लोग जाके क्वेश्चन में देख लेना, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है, PYQ के बुक जाकर के देख लो, उसमें आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो समीकरण देगा, मूलों की प्रकृति बताएं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे और कंडीशन आंसर लिखेंगे। बोलेगा डैश को गुणनखंड विधि सॉल्व करें, बन जाएगा। सीधी धारा 4 या पूर्ण विधि से सॉल्व करें, बन जाएगा। जो घात समीकरण कौन है बताया, तो वेरिएबल का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, हम देख लिए बता देंगे, ठीक है। डैश का मूल है, जांच करें, मतलब कोई एक सम दिया है, उसका मूल है, ये है, जांच करने के लिए, तो किसी विधि से मूल निकाल कर चेक कर ले, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, और अगर पुट करके समीकरण बराबर 0 है तो मूल है, अगर समीकरण बराबर 0 नहीं है तो मूल नहीं, 2 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए, ठीक है। वैसे ज्यादा कंसाइज और परफेक्ट ये हो जाएगा, ये आप कर लें, ठीक है। और बाकी मूल और विविक्तर जो होता है, नोट करके दोनों क्या हो, अलग अलग, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोगों ने इतना सारा चीजें पढ़ा, अब इसको हम, इस स्लाइड को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, फिर इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे जो हमारा है।
अभी तक जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ा है उस चैप्टर में से ओनली एक ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री के बाद हाँ थोड़ी सी मैंने ये की कि आपको इधर ला लिया अलजेब्रा पे, बट कोई नहीं, इसके बाद फिर हम लोग उधर ही घुस जाएंगे। ठीक, बहुत जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये आपका थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे मैंने लैंग्वेज बता दिया, अब आप उस लैंग्वेज को पकड़ो और आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, आपको डाउट आए आप मुझे डीएम करना, मैसेज करना, कमेंट करना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट रिलैक्स फॉर अ मिनट। नए चैप्टर की एक शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर का नाम होगा समांतर श्रेणी। बहुत ही चैप्टर है, 4-5 फॉर्मूले हैं। दुनिया का कोई सा भी आप जाके देख लेना 10th तक के बोर्ड में, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, और इससे ज़्यादा इसमें पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको स्टार्ट करूँ, इसीलिए मैं बोला 1 मिनट के लिए। बट इधर आपका दो चार वाले अभी ये मत समझना जो का समीकरण कंप्लीट है, इसका वर्ड प्रॉब्लम आ गया है। ये आपका हो गया कि इसका जितना भी अदर आएगा वो, बट अब इसका वर्ड प्रॉब्लम आ गया जो सबसे ज्यादा टफ है। तो मैं दो चार वाले रैखिक समीकरण और इसका दो चार वाले रैखिक समीकरण का एक लेक्चर और उसके बाद दूसरे लेक्चर में इसका और उसका दोनों का कंपेराइज करके मैं बता दूंगा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम तो ये यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, समांतर श्रेणी शुरू कर लेते हैं, कुछ इंट्रो दे देते हैं। हाँ, तो समांतर श्रेणी हम लोग शुरू कर लेते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। समांतर डी साइड बोला जाता है। जस्ट वेट मिनट, मैं देख लेता हूँ इसको क्या बोला जाता है। हाँ, वही बोला जाता है, मैंने कहा वही चीज बोला जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं शॉर्ट में। इसको मतलब अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम समांतर स्थिति की। ये एक नया चैप्टर है, बट बीज गणित जो आपका एक भारतीय उनका बुक आप उठाओगे तो उसमें आप देखोगे कि एक चैप्टर एक मेन जो थीसिस है बीज गणित, और उसमें ये 4 चैप्टर हैं वो ओपन करा दिया। दो चार वाले रैखिक समीकरण चल रहा है, द्विघात समीकरण 50-60% हो चुका है, 40% में बाकी है, और ये समांतर श्रेणी। इसके साथ 3 से 4 लेक्चर होगा, चारों के चारों आपके चैप्टर डन हो जाएंगे और 10 मार्क इससे कंफर्म कर लो इस पूरे चैप्टर से, सबसे मिला करके 10 से 15 मार्क। तो समांतर श्रेणी किसको बोलेंगे, व्हाट इज। तो देखो, अगर मान लो जैसे मान लो एक नंबर हम लिखते हैं, गिनती की संख्या मान लो 1 2 3 4 5 6। तो क्या यह एक श्रेणी है, श्रेणी बोले तो एक सीक्वेंस में चल रही है, क्या यह एक सीक्वेंस में चल रही है। 2 2 4 6 8 10 12 14 और ये 2 4 8 16 32 14। तो सिंपली बताना आप लोग कि क्या
एपी में कौन कौन सा है? एपी का मतलब क्या था? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मतलब गणितीय प्रोग्रेशन बढ़ रहा है। देखो तो क्या यह एपी है? एपी है? एपी है? एपी है? इसके आगे हाँ या नहीं? कैसे बताएं? एपी मतलब बोले तो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं एपी यूज करूंगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी को ही बोला जाता है। ठीक है, एपी बस बोलूंगा मैं क्योंकि वो सुविधाजनक होता है, शॉर्टकट है, जल्दी है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये सब एपी है कि नहीं है। मान लो कि कहीं पे आप चारों, कहीं पे सीक्वेंस आप देखो कि 3 3 6 3 3 3 12 ऐसे आप देख रहे हो, तो वो जो पहाड़ा होता है, टेबल जितने सारे होते हैं, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 10 20 30, मतलब वो सब एपी में है कि नहीं, हमारे मन में आएगा। जैसे हम गिनती ही लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो सब एक एपी में है कि नहीं। अगर मान लो ठीक, अब बोलोगे कि एपी को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, तो मान लो कि कोई हमें बोलेगा कि देखो एक गिनती है, चीन का पहाड़ा है, और चीन के पहाड़े में जो है ना 50वां पद क्या होगा। तो वैसे चीन का पहाड़ तो ऐसे सिंपल, मान लो कि 25 का पहाड़ है और उसमें 50वां पद क्या होगा। तो ये निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, थोड़ा ही नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, नहीं निकाल पाऊंगा, फंस जाओगे वहां पे। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक हमें सीक्वेंस दे देगा, एक है, उसके बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। ठीक है, इस सब में 50वां पद निकाल लेंगे, 50 है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे बोल देगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे करके 50 तक जोड़ोगे तो कितना है ऊपर? भाई नहीं, नहीं हो सकता, लगेगा आपको कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, बट नॉट वेट। इसी सब प्रॉब्लम से बचने के लिए, मान लो चीन का पहाड़ है, बोलेगा चीन के पहाड़ को 50 तक जोड़ेंगे तो कितना है। मान लो 3 + 6 + 9 + 12 3 15 प्लस 3 6 18 तो 18 + 21 ऐसे करके जोड़ेंगे 50 तक। ठीक है, तो वो कितना आएगा? तो नहीं होगा। उसी सब प्रॉब्लम जो आए ना, ये सारे जो प्रॉब्लम आए, उसी सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारा आया था एपी साहब, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन साहब। तो अगर हम बात कर लेते हैं एपी की, ठीक है, तो एपी में क्या होता है? सबसे पहली बात तो एपी बोलेंगे किसको, पहचानेंगे हम कैसे कि एपी? याद रखना, एपी जोड़ घटाओ, उससे ज्यादा कुछ नहीं, गुना भाग का रिलेशन नहीं आ सकता। ठीक है, और जो घटाओ भी बहुत कम, 95% जोड़। कैसे? देखो, अगर हम इसको पहचानना है कि एपी है कि नहीं, सबसे पहले हम गिनती की संख्या बोलते हैं। इस दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ मुझे कितना है? 1 है। फिर इस दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ हमारा कितना? 1 है। अगर डिफरेंस को छोड़ो, ऐसे समझो, 3 को अगर हमें 4 पे जाना है तो कितना करेंगे? +1 करेंगे। इसमें भी +1 करेंगे, +1 करेंगे। अगर हमें 4 से 5 पर जाना है क्या करेंगे? +1 करेंगे। अगर हमें 5 से 6 पर जाना है क्या करेंगे? +1 करेंगे। ठीक है, फर्दर डॉट 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 तो क्या करेंगे? +1। तो एक चीज देखो आप, ठीक है, और उसके बाद इधर आ जाओ, 2 से 4 तक जाएंगे कि क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 2 से या प्लस करेंगे। फिर अगर 4 से हमें 6 पर जाना है तो क्या करेंगे? +2 करेंगे। ठीक। फिर 6 से 8 पर जाना है तो क्या करेंगे? +2 करेंगे। फिर 8 से 10 पे जाना है क्या करेंगे? +2 कर देंगे। 10 से 12 तक जाना है क्या करेंगे? +2 कर देंगे। ये +2 क्या है? अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ से 2 से 4 तक जाना है क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। 4 से 8 तक जाना है क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। 8 से 16 तक जाना है क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 करेंगे। तो एपी का मतलब मैंने क्या बताया? जोड़ या घटाओ, गुणा नहीं। गुणा आ गया, इस दोनों से यहाँ तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो ना, या फिर इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालो, कितना का? 2 का डिफरेंस होगा। फिर 4 से 8 के बीच में निकालोगे, 4 का डिफरेंस होगा। फिर 8 से 16 के बीच में निकालोगे तो 2 4 8 का डिफरेंस होगा। 16 से 32 के बीच में निकालोगे, 16 का डिफरेंस होगा। ये सब उसका डिफरेंस है। डिफरेंस बोले तो घटाओ। तो 2 से 4 के बीच का दूरी कितना है? 2। फिर 4 से 8 तक जाने में कितना हम चढ़ेंगे? 4। फिर 8 से 16 तक जाने में कितना जुड़ेंगे? 8। फिर 16 से अगर 32 जाना है तो उसमें 16 जुड़ेंगे तो 32। प्लस के फॉर्मेट में लो, लो प्लस के फॉर्मेट ले लिया।
बोलने के लिए एपी है, बोल देंगे, लेकिन नहीं, एपी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक पॉइंट से हमें जब दूसरे पॉइंट पर जाना होता है, उस दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी समान नहीं है, समान नहीं नहीं है। और एपी होने के लिए हमारा जो कंडीशन है वो ये होगा कि दोनों के बीच की दूरी, दो संख्या के बीच की दूरी, संख्या के बीच की दूरी समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये कंडीशन है हमारा एपी के लिए। यहाँ पे समान है, एक 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 एक, ये एपी है, यस ये एपी है। यहाँ पे समान है, प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, ये एपी है, यस ये एक एपी। यहाँ पे समान नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्टेंस निकालो, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, नो एपी नहीं। एपी का ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे टीचर जो लोग पढ़ाते हैं, बताते हैं, वो लोग ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं समझाते। भाई हम एपी किसको बोलेंगे? एपी की जरूरत हमें क्यों पड़ी? अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक है, भूख लगती है तो खाना खाते हैं, ठीक है? तो खाना हम क्यों खाते हैं? क्योंकि भूख लगती है। तो एपी की बात कर लेते हैं, एपी हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें वो क्वेश्चन नहीं आते हैं, वहां पे क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। जब हमें 3 का पहाड़ा बोलेगा 50 तक जोड़ने के लिए तो नहीं आएगा, 10 का पहाड़ा बोलेगा 50 तक जोड़ने नहीं आएगा। तो इस सब के सोल्यूशन के लिए हम एपी पढ़ते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, हम खाना क्यों खाते हैं? भूख लगती है हमें। वही बात है कि हम एपी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें वो उस टाइप के क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं ना मेरे से। अगर एपी के बारे में नहीं पता होता तो उस टाइप के क्वेश्चन निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं? तो इसलिए तो एपी का मतलब यही होता है बाबू लोग कि 2 4 8 16 है, कुछ भी है, सिंपल सा एक लॉजिक निकालना, उस दोनों के बीच का दूरी निकालना। दूरी अगर बराबर होगा, मान लो कि यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है, बीच का दूरी क्या है? बराबर है ना? मतलब ये एक एपी में जाना। 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद डायरेक्ट 8 है, 8 के बाद डायरेक्ट 16, नोट एपी। समझ रहे हो? तो एपी किसको कहते हैं पहचानना आपको आ गया होगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से समझाया, बहुत बेसिक से। क्या समझाया? कि एपी बोलेंगे किसको? जोड़ घटाव को फॉर्मेट नहीं मानो, इसको इग्नोर करो। इतना बस याद रखो कि दो संख्या के बीच की दूरी समान ली जाएगी। इसमें देखो दो संख्या है, ठीक है, क्रमागत संख्या, दो क्रमागत संख्या, दो क्रमागत संख्या, सही बात सही बात सही बात सही बात, मेरे माइंड में आ गया, क्रमागत 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 संख्या के बीच का, ठीक। तो इसमें देखो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? बराबर है, तो ये हमारा एपी है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा डिस्टेंस बराबर नहीं है, नोट इन इट, नो नेवर। तो मुझे लग रहा है कि एपी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। इसको आप लोग लिख लो, हाईलाइटेड पॉइंट में इसको लिखना, स्टार मार्क कर लेना, एपी कैसे है को है पहचानने के लिए। अब कुछ बातें बताता हूँ एपी में, उसके बाद फिर देखेंगे आगे। तो इसको नोट कर लिए होंगे आप। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है भाई, इसको साफ कर। चलो यही स्लाइड लास्ट कर देते हैं।
हाँ, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करें। अच्छा, तो सिंपल हम लोग वहां तक पहुंचाएंगे तो हमें एक चीज बताना, 8 का टेबल है, यहाँ पर 12 का टेबल है। ये सब एपी में है क्या? मतलब टेबल एपी में है क्या? डाउट आएगा आपको, चेक करो। इस दोनों से 8 से अगर 16 तक हमें जाना है, क्या करना? +8 करेंगे। फिर 16 से अगर हमें 24 तक जाना है, फिर +8 करेंगे। 24 से 32 तक जाना है, फिर +8 करेंगे। अगर 12 से 24 तक जाना है, +8 करेंगे। 24 से 36 तक जाना है, +8 करेंगे। 36 से 48 भी जाना है तो +8 करेंगे। भाई सॉरी, +12 12 12 12 12 +12 करेंगे, +12 करेंगे, +12 करेंगे, सॉरी वो हम करेंगे। ठीक है, देख लो। तो जितने भी टेबल होंगे, टेबल बोले तो 2 का पहाड़ा, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 20 का, 22 का, 25 का, 50 का, 100 का, 150 का, 200 का, 300 का, 500 का, 800 का, 900 का, जो कुछ भी टेबल होगा, जितना भी होगा, सबका सब एपी में होगा। नोटेड पॉइंट एक लिख लेना कि टेबल्स, टेबल मतलब पहाड़ा। ठीक है, ये क्या होगा? हमेशा एपी में, एपी में होगा। ठीक है, कभी भी इसको हम एपी के बगैर नहीं, मतलब हमें चेक करना ही नहीं। अगर हम देखेंगे कि ये एक टेबल है तो हमेशा ये एपी में, ठीक है, हमेशा। अब जो हम यहाँ पे एक चीन का पहाड़ा ले लेते हैं और उस पे हम इसके सारे फॉर्मूले को लाते हैं। चीन का पहाड़ा है, ठीक, ये हमारा। तो एक चीज बताना, चीन का पहाड़ा जो है स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है? चीन से हुआ है। तो एपी में क्या होता है, ये एक टर्म आता है ए, ये क्या होता है? ठीक है, ये होता है आपका पहला पद, पहला पद। अब पद बोले तो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। अब इस पहाड़े में बताओ कि ये ए कौन सा हो, क्या होगा ये? इस पहाड़े में जो है ये ए होगा, ये हमारा ए होगा। स्टार्टिंग वाला, पूरे अलजेब्रा में देखो, स्टार्टिंग वाला जो पहला आता है वो ए होता है। देखो द्विघात समीकरण में भी देख लेना, 3x² + 4x + 5 वगैरह, 3 जो है ये है। अगर हम बहुपद में ही निकालेंगे तो उसमें भी ए पहला ही होगा, इसीलिए ए को क्या बोला है? पहला पद बोला गया, फर्स्ट टर्म। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, एक डी आता है। ठीक है, डी, डी क्या होता है कि दो क्रमागत संख्या ब्रैकेट में एपी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ये डी होता है। तो आप लोग सोचेंगे कि भाई साहब इसमें डी क्या है, डी कौन सा है, कौन सा है? तो यहाँ पर देखो, ये जो है 12 और 15 के बीच का जो दूरी है +3, 15 से 18 के बीच का डिस्टेंस है +3, ये सब जो भी है ये हमारा डी होगा, ये जो होगा हमारा डी होगा। अब देखो यहाँ से एक ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है। क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है? देखो कि देखो ना, 3 से 6 के बीच का डिस्टेंस 3, 6 से 9 के बीच का भी डिस्टेंस 3, डिस्टेंस मतलब डी 3, हमेशा डी 3 है। मतलब किसी एपी में, किसी एपी में डी जो होता है हमेशा, हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, कोई सा भी एपी हो, जो भी एपी रहेगा, उस एपी में जो है हमेशा जो होता है ये डी, डी क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है। मेरी बातों का बिलीव करना है, ये चीज जा करके देखना, ओनली इस लाइन से, ओनली इससे 4-5 p/q बनेंगे कम से कम।
ठीक है। और बहुत बार इस लाइन से 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाएंगे बताऊं, सब बताऊं, लेकिन पहले इसको समझ लें कि कभी भी एपी होगा उसका डी हमेशा कांस्टेंट है। अगर हम 3 और 6 के बीच का डिस्टेंस निकाल लिए, कितना है डिस्टेंस, 3 है, तो हमें इस आगे का निकालना ही नहीं है। पहली बात तो ये बोल देगा कि ये एपी में है, आप लोग के सिलेबस में ऐसा बोलेगा ये एक एपी है, बोल ही देगा, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आपको डी निकाल लेना है। कोई सा भी निकालो, कोई सा भी, किसी के भी दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो और वो देख लो कि हमने बोला कि डी हमेशा बराबर होता है, बराबर। ठीक है, जी हो गया। अब देखो, एक होता है यहाँ पे टी एन, एक होता है एन। एन मतलब होता है पद, ठीक है, नंबर या पद बोल सकते हैं। अब पद बोल रहे होंगे तो आप लोग को कंफ्यूजन है। मान लो कि अगर हमें पहला पद निकालना है तो हम बोलेंगे n1, n बराबर 1। अगर हमें दूसरा पद निकालना है तो n बराबर 2 पुट करेंगे। अगर हमें तीसरा पद निकालना है n बराबर 3, इसके लिए पहला पद, दूसरा, ये हमारा हो गया दूसरे पद के लिए, दूसरा पद के लिए, फिर ये तीसरा पद के लिए, और ये जो एक आता है T1 T, ठीक है, ठीक है, तो ये होता है एन को ही मैंने बोला कि पद होता है, बट यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट बदलना है, इसीलिए टी जो होता है ये होता है पद होता है, ठीक है, और इस टी का मतलब होता है टर्म, ठीक है। और अगर कहीं पे आपको T1 मिले मतलब पहला पद, ये हो गया पहला पद। अगर कहीं पे T2 दिखे तो ये हो गया दूसरा पद, दूसरा पद, ठीक है। ये डॉट डॉट करके निकालना है, ठीक है। एन बराबर होता है नंबर, नंबर मतलब संख्या, एन बराबर 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टी होता है, बस इतना ही चीज आपको मिलेगा। और एक आपको दिखेगा एस, एस मतलब पदों का योग, पदों का योग, बस इतना चीज आपको याद रखना, ठीक है। तो ये जो है बस ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी एपी में। अब एपी का जो है एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, कुछ फॉर्मूले आते हैं, 3 4 बस फॉर्मूले आते हैं। एक फॉर्मूला आता है टी एन बराबर, ठीक है, टी एन मतलब एनवा पद, मतलब एनवा पद मतलब जो हमें निकालना होगा। एन के जब मैंने क्या बताया, एन बराबर 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो टी एन निकालना है, टी एन मतलब एनवा पद बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, एक फॉर्मूला हो गया। अगर हमें डी ही निकालना रहेगा तो हम निकालेंगे T2 माइनस T1, अब T2 माइनस T1, T2 मतलब दूसरा पद, T1 क्या होगा पहला पद, तो दूसरा पद माइनस पहला पद निकाल लेना, अब कोई सा भी निकालना। और एक होता है एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और इसी को अगर डेरिवेट करोगे तो ये हो जाता है एक एन बाई 2 इंटू ए प्लस टी एन। कहाँ कहाँ अप्लाई होगा सब बताऊंगा, बस अभी इतना नोट कर लो, हो गया फॉर्मूला, स्टार मार्क स्टार मार्क स्टार मार्क, बस सिमट गया है, खत्म है। डन, इतना ही फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा एपी में, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, और फिर आपका पूरा का पूरा एपी एकदम करने, ठीक है।
ओके, तो आज जो है इतना ही रहने दो। ये सारी चीजें इतना आप लोग समझना। द्विघात समीकरण का जितना भी मैंने बता दिया उस टाइप के क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखना और उसको बना लेना। अभी बोल रहा हूँ, उसको क्वेश्चन बैंक में देखना है, बना लेना है। और टीपी में बस इतना सारा चीज आपको समझना है, ये सब सब कुछ समझना है। और बस समझ के आपको ये 3 फॉर्मूले आपको याद कर लेना, ठीक है। बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एपी को बहुत जल्दी निपटा लेंगे, हो गया ये चैप्टर ही हो गया। 50% मैंने काम कर दिया, अब 50% है कि आपको क्वेश्चन समझाना है, क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसे है। मैंने फॉर्मूला तो पूरा दे ही दिया, सब कुछ दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एन है, मतलब एनवा पद का योग, एन अब 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 होता है, मैंने नंबर लिखा, कुछ भी हो सकता है, वो सब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आ जाएगा समझ, ठीक है। तो फाइनली एक कीजिए, आज के लिए इतना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। तो देखो ठंडी का महीना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को आए हो, अगर नए हो, समझ में आया हो लेक्चर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। प्रायोरिटी है ये चीज, और शेयर भी करना यार, क्योंकि बहुत ज्यादा लगता है एफिशिएंसी कुछ करने में, ठीक है। ऐसे आप लोग को लगता होगा, मुझे भी लगता था कि ऑनलाइन टीचर लोग आते हैं, बहुत मस्त उन लोग का लाइफ होता है, एकदम आते हैं पढ़ा देते हैं, हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग जो होते हैं बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रगलफुल होती है, ठीक है। अगर फिर इसमें बन जाएगा आपको तो फिर ठीक है। तो धीरे धीरे हम मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और फैकल्टीज भी कोशिश करेंगे अगर बेटर आप लोग करोगे तो, ठीक है। अभी जितना भी हमने आपको बताया उसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर देखना, क्योंकि इससे पहले आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। इसके बाद वाला लेक्चर अगर इसको नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं कुछ कुछ जो कि हमें जरूरत लगती है कि नहीं करनी चाहिए। तो उसमें से कुछ बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखो सबसे पहली बात, ठंडी ज्यादा है, संभाल करो। एग्जाम नजदीक है, अपना पूरा एफिशिएंसी लगा दो, जितना हो सके लगा दो, ठीक है। जितना मतलब लगे कि हाँ लगाना है बस लगा दो। और फाइनलाइज एक ही चीज, कि समय जो होता है किसी का इंतजार नहीं करता है, ठीक है। एक चीज बोलूंगा कि समय जो होती है वो किसी चीज का इंतजार नहीं करती, इसीलिए समय के इंतजार में मत रहो। बहुत सारे आप रील्स देखोगे, स्टोरीज देखो, लोग लगाते हैं कि भाई देखो अब न्यू आया मेरा कमबैक हो गया, ये हो भाई। रील पे कमबैक करने से क्या होता है, आपको रियल लाइफ में कमबैक करना होता है, ठीक है। हमको रियल लाइफ में कुछ करना होता है, ये बात समझ लो, ठीक है। रील पे तो आके कोई भी बोल देगा। अच्छा एक चीज बता रहा हूँ, यूट्यूब की बात ही कर लो या फिर कहीं की बात, वहां पे आके तो कोई भी आपको बोल देगा कि अरे भाई ये है वो है जैसा है, ठीक है। लेकिन जो रियल लाइफ में आप उस इंसान से मिलोगे, ठीक है, तब आपको नहीं समझ में आएगा कि भाई साहब ये इंसान कितना पानी में है या फिर कैसा है। समझे मेरी बात, वो मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैं लास्ट के 2-3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आप लोगों से बातें करता हूँ, क्योंकि जो कुछ कुछ बातें हैं वो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। और बड़ी बात, आजकल के यूथ को खराब कर रहा है ये रील्स, तो उस पर मत जाओ, ठीक है। एजुकेशनल देख रहे हो तो मना नहीं है, बिल्कुल भी मना नहीं, लेकिन डांसिंग ये वो मत, दैट्स बिटर बहुत ज्यादा करता है ये चीज, ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि सोशल मीडिया से बहुत लोगों को पैसे भी मिलते हैं, ऐसा नहीं, और होता है कि लोग आते हैं पैसे भी कमाते हैं, अच्छी बात है। अगर आप अच्छा नॉलेज दे करके ऐसे कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर ऐसा है कि अगर आप लोग हाँ करके, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई गेम खेल रहे हैं, अपने पेरेंट को परेशान कर रहे हैं कि मुझे आईफोन दिला दो, ये दिला दो, तो वो सब कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा इंस्टेंट हो जो ये सब अपने माइंड में लाता हो, क्या मत करना। एक बार अपने फैमिली की स्थिति को देख लेना, ठीक है। और उसके बाद एक बार डिसाइड करना कि मुझे क्या करना चाहिए, समझो। अगर समझदार होगे तो, और अगर ना समझोगे तो कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। तो बस यही सारी बातें हैं, बाकी हम लोग मिलते रहेंगे। एग्जाम का टेंशन मत लो, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम बहुत इजी वे में जाए, जितना पढ़ा रहा हूँ उससे ज्यादा नहीं आ सकता है, बहुत रेयर केस में एक दो आ गया, वो कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा लेट ही सेशन स्टार्ट भी किया था, मैं मानता हूँ, और बीच में कुछ कुछ दिन का गैप भी हो जाता है, बट कंटिन्यूटी सोचता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। कभी कभार पावर कट हो जाता है, फ्लैट का इशू हो जाता है, तो इस सब वजह से तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा, सब कुछ हो ही जाएगा, अपने टाइम से होगा, ठीक है।
और तो आप लोग के लिए बस मैं इतना ही बोलूँगा, पढ़ते रहो, हँसते रहो, मुस्कुराते रहो और हम लोग का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करो और बस ये बस कमेंट करो लास्टली कि भाई समझ में आया कि नहीं आया। और एक चीज़ बताता हूँ, मैं दूसरे टीचर की तरह मिमिक्री नहीं करता हूँ, मज़ाक मस्ती में थोड़ा कम पसंद करता हूँ। रीज़न ये है कि ज़्यादा लंबा लेक्चर मैं लेता नहीं, 1 घंटे का लेक्चर होता है, किसी दिन 48 मिनट का होता है, किसी दिन 56 मिनट का होता है। तो 56 मिनट में अगर मैं 20 मिनट आपसे मज़ाक मस्ती करूँगा, मैं पढ़ाऊँगा क्या? ठीक है? मैं पढ़ाने आया हूँ ना कि यहाँ पे मज़ाक मस्ती करने आया हूँ, समझ रहे हो? तो लिसन एवरीवन केयरफुली एंड ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।